नहीं दिखा। राजू टेलर शर्मिला को घूर घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह घूरता देखकर शर्मिला झेंप गई। तब राजू ने उससे पूछा, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी भाभी जी? जी ये सूट बनवाना है। हाँ हाँ बना देंगे। वैसे कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? पटियाला। अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का। मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने। उसके बाद राजू टेलर ने शर्मिला को दुकान पर रखे कुछ सैंपल दिखाए। शर्मिला को वो पसंद आ गए। हाँ जी सही है, ऐसा ही बना दो मेरा। अरे ऐसा क्यों, इससे अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा। देना होगा? क्या देना होगा? अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए पटियाला सूट? उसके बाद राजू शर्मिला का नाप लेने लगा। शर्मिला से बातों के क्रम में ही उसे पता लग गया था कि ये बहुत ही भोली टाइप की है, इसलिए उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज तो इसका अच्छे से और बहुत देर नाप लूंगा, मजा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में राजू बार बार शर्मिला को छू रहा था, और वो छूना नॉर्मल छूना तो नहीं था। ये बात शर्मिला को भी समझ आने लगी थी। भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए हटिए, दूर हटिए। अरे क्या हो गया भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? आप ये किस तरह से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं। ये क्या बात हुई? अरे टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट नहीं है कि एक बार किसी को देखें और परफेक्ट नाप ले ले। राजू अपनी बेहुदा दलीलों से अपनी कारगुजारी को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन ना समझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो मेरे सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी इल्जाम लगाओ। अरे मैं कोई नया टेलर नहीं बनाऊं, सालों से यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और न जाने कितनी औरतों के सूट सिले मैंने। किसी ने इस तरह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रही हैं। अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना तो आप जा सकती हैं, लेकिन इस तरह के बेहुदा इल्जाम तो नहीं मानना चाहिए। अगर हम ऐसे ही हर किसी की बात का बुरा मानने लगे तो जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे। अगले दिन पारुल स्कूल के लिए निकली, पर आज वो जिस रास्ते से जाती थी उस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से स्कूल की तरफ चली जाती है। पर वो मन ही मन सोच में थी, पता नहीं स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे सिर पर बाल क्यों नहीं है? अगर मेरे सिर पर भी बाल होते तो मैं कितनी सुंदर लगती, फिर मेरा भी कोई मजाक नहीं उड़ाता। तभी पारुल को किसी के बुलाने की आवाज आती है। कोई बचाओ, मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ, मेरी मदद करो। अरे आप कौन हो? रुको मैं आपको बाहर निकालती हूँ। इन्हें बचाने के लिए तो मुझे रस्सी की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करूँ? वो एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह पारुल उस रस्सी की सहायता से एक औरत को गड्ढे से बाहर निकालती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर लड़की, तुमने मुझे गड्ढे से निकालकर मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, आप मुसीबत में थी और मेरी मम्मी कहती है कि मुसीबत में हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। पर आप इस गड्ढे में कैसे गिरी? मेरा नाम सोफिया है, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं कल रात जब अपने घर वापस जा रही थी तो रात के अंधेरे में मुझे ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया और मैं इस गड्ढे में गिर गई। अगर आप जादूगरनी हो तो आप इस गड्ढे से बाहर क्यों नहीं आ सके? क्योंकि मेरा जादू सिर्फ दूसरों पर काम करता है, मैं अपने ऊपर अपने जादू का उपयोग नहीं कर सकती। तुमने मेरी सहायता की है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मैं जादू से तुम्हें वो दे सकती हूँ। क्या आप जादू से कुछ भी दे सकती हो? हाँ बिल्कुल, तुम मुझसे जो भी मांगोगी और मेरे बस में होगा तो मैं अवश्य दूंगी। क्या आप मेरे सिर पर बाल उगा सकते हो? सब मुझे गंजी कहकर बहुत चिढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में फैशन शो होने वाला है। नहीं, कैसे आज सुबह साइकिल पंचर मिली। बच्चों की शरारत होगी। अच्छा अब भाया मैं चलता हूँ। मोहन आगे बढ़ जाता है। बड़ा ही मेहनती व्यक्ति मालूम होता है। साइकिल पंचर करने के बावजूद भी आखिर मोहन दूध बेचने पहुँच ही गया। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। शाम होने तक मोहन अपना सारा दूध बेचकर गांव वापस लौट जाता है। वह बहुत थका हुआ होता है। बजरंग इस बार भी उसके पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। अरे भगवान, रामू ने साइकिल ठीक कर दी क्या? अरे आप आ गए? जी हाँ, आज तो ले आई है साइकिल उसने। ठीक है, एक काम करता हूँ, आज मैं साइकिल अंदर कर देता हूँ। क्या पता बच्चों ने शरारत की हो। मोहन अपनी साइकिल अंदर खड़ी कर दरवाजा लगा लेता है।
मगर उसके दूध के सभी डिब्बे बाहर थे। बजरंग इसी मौके की तलाश में था। अब देखता हूँ बच्चे, तू शहर दूध कैसे बेचने जाता है। अगली सुबह दूध दुहने के बाद जैसे ही रामू दूध अपने डिब्बे में डालने लगा तो सारा दूध नीचे से बहने लगा। अरे सुनीता देखो, ये दूध बाहर गिर रहा है। इस डब्बे में किसी ने छेद कर दिया है। अरे हाँ, बाकी डिब्बों के नीचे भी बहुत छेद है। किसकी हरकत हो सकती है? पता नहीं, पर मेरे पास एक उपाय है। तुम डब्बे के नीचे एक मोटा कपड़ा बांध दो। न जाने लोग मेरा कब से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे दूध बेचने भी तो जाना है। मोहन कपड़े बांधकर डिब्बे में दूध भरकर शहर की ओर चल दिया। मोहन इस बार भी बजरंग डेयरी के सामने से गुजरा। उसे देखकर बजरंग हैरान हो गया। तुम अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे डब्बों में तो छेद था ना। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? अरे वो सब छोड़ो, आओ ना, तुम बैठो ना। मोहन को बजरंग के ऊपर थोड़ा शक हुआ, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। अरे मोहन भाया, ये तुम्हारे डब्बों को क्या हो गया? जी साहब, पता नहीं किसकी शरारत है। कल ओहो, बहुत बढ़िया। खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये गले हुए खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूं? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं अभी क्यों दूं? इतनी मुश्किल से संडे आता है, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूं? आलू तो मैं लेकर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुएं गऊ हैं, मुंह में जबान नहीं है, तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम, पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया, आगे से ना कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बातें मत करो। आपके बिना हम तीनों अधूरी हैं माँ जी, आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों? देखो, जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपनी तीनों बहुओं को ऐसी ही प्रेम भरी सीख देती रहती थी। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच आशा देवी की बदौलत तीनों बहुओं में आपसी प्यार बना हुआ था। आशा देवी की ननद मनोरमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू है, पर क्या करे, है तो आशा देवी की ननद ही ना। आशा भाभी कहाँ हो? मैं तो कब की बाल धोकर बैठी हूँ। तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी? जी रुको, मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बना कर ला रही हूँ। बुआ जी पाए लागू, मैं चलती हूँ, आपको शाम को मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम। ओहो, मुझे भी आज लेट हो गया। मधु भाभी रुको, मुझे अपनी स्कूटी पर जरा बस स्टैंड तक छोड़ देना, आज कैब बुक ही नहीं हो रही। ये बढ़िया बात रही, तीनों बहुएं काम पर निकल गयी।